स्वागत है। आज हम एक अहम बैठक की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। नमस्कार। ये बैठक 2025 में तियानजिंग शहर में हुई थी, भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच। जी। हमारे पास इसका एक विस्तृत विश्लेषण भी है। तियानजिंग शिखर सम्मेलन वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत का एक सोचा समझा कदम। और देखिए, ये सिर्फ नेताओं की एक और मुलाकात नहीं थी। जी। आज हम समझेंगे कि कैसे ये बैठक अमेरिकी दबाव, गलवान के बाद का तनाव, फिर भारत का ऑपरेशन सिंदूर और RIC यानी रूस भारत चीन त्रिकोण, इस सब के बीच हुई। बिल्कुल। और कैसे ये भारत की उभरती रणनीतिक स्वायत्तता का एक अहम पड़ाव बनी। हाँ, मतलब अपने फैसले खुद लेने की क्षमता। चलिए इसी की परतें खोलते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने, कह सकते हैं, सबको हवा दी, अमेरिकी टैरिफ। हाँ, ये एक अहम फैक्टर था। पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका रिश्तों में जो खिंचाव आया, उसने कहीं ना कहीं इस चीन यात्रा की जमीन तैयार की। सही। ट्रंप प्रशासन ने वो भारी टैरिफ लगाए थे 50% तक भारतीय सामानों पर। जी। और वजह बताई गई थी भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना। इसका असर कपड़ा, रत्नाभूषण जैसे क्षेत्रों पर तो पड़ा था, है ना? हाँ, असर जरूर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो। ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि नई दिल्ली ने इसे सजा की तरह देखा। मतलब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कंट्रोल करने की कोशिश। बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये दबाव बनाने की कोशिश है। और इसका एक अनपेक्षित नतीजा ये हुआ कि चीन के लिए एक मौका बन गया। हाँ, जो उस समय खुद अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा था। तो एक तरह से अमेरिका की इस कार्रवाई ने भारत को थोड़ा चीन की तरफ, मतलब संतुलन बनाने के लिए धकेला। ये दिलचस्प है कि अमेरिका का इरादा तो शायद भारत को अपनी लाइन पर लाना था, लेकिन हुआ कुछ और। इसने अमेरिका के ही दो प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों, भारत और चीन के बीच एक, कह सकते हैं, सामरिक तालमेल की गुंजाइश बना दी। वो राजनीति ऐसी ही काम करती है ना, अपेक्षित परिणाम। बिल्कुल। और ये भी तो था कि भारत दबाव में झुका नहीं, खासकर वो डेयरी और कृषि क्षेत्र खोलने की मांग पर। हाँ, वो बहुत संवेदनशील मुद्दा था। करीब 10 करोड़ लोगों की रोजगार का सवाल था। भारत ने साफ मना कर दिया। ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के संप्रभु राष्ट्र होने का, उसके आत्मसम्मान का प्रतीक था। साफ संदेश था कि हम बाहरी दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलेंगे। रणनीतिक स्वायत्तता का एक और उदाहरण। जी। इसी तनाव के बीच वो खबरें भी आई थी जर्मन और जापानी मीडिया में कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के फोन कॉल्स नहीं उठाए 4 बार। हाँ, वो खबरें आई थीं, हालांकि व्हाइट हाउस ने खंडन किया था। लेकिन खबर का आना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दोनों प्रशासनों के बीच अविश्वास कितना गहरा था। बिल्कुल। रिपोर्ट्स में भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया था कि उन्हें डर था कि ट्रंप बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि विश्वास कितना कम हो गया था। हाँ। तो ये व्यापार पर कड़ा रुख और एक कथित अनदेखी, इसने अमेरिका के प्रति भारत के रवैये में एक बदलाव का संकेत दिया। जी, कि भारत अब सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं है जो हाँ में हाँ मिलाएगा। वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दे रहा था। एक तरफ अमेरिका से ये खींचतान चल रही थी और दूसरी तरफ हमारी उत्तरी सीमाओं पर माहौल बिल्कुल अलग था। हाँ, 2020 की गलवान घाटी की वो हिंसक झड़प, वो भारत चीन संबंधों में एक बहुत बड़ा, एक दर्दनाक मोड़ था। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई। रिश्ते एकदम जैसे जम गए थे। सही कहा। सीधी उड़ानें बंद, वीजा पाबंदियां, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रोक दी गई, सब कुछ थम गया था। और उसके बाद के कई साल तो बस तनाव कम करने की कोशिशों में ही बीते। हाँ, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत चलती रही। डिसएंगेजमेंट, बफर जोन, ये सब शब्द हम सुनते रहे। एक मुश्किल दौर था वो, बहुत। और इसी पृष्ठभूमि में 2025 की ये तियानजिन बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये उस लंबी प्रक्रिया का नतीजा थी। लेकिन तियानजिन से पहले एक और अहम घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ये पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एक तेज जवाबी कार्रवाई थी, पर्यटकों पर हमले के बाद की गई थी। और इसमें स्वदेशी हथियार सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ था, है ना? हाँ, ये भारत की बढ़ती सैन्य आत्मनिर्भरता का भी एक संकेत था। लेकिन इसका जो कूटनीतिक पहलू था, वो शायद ज्यादा चौंकाने वाला था, खासकर चीन के लिहाज से। बिल्कुल। भारत ने क्या किया कि इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए 70 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया। 70 देश? हाँ, लेकिन चीन को जानबूझकर बाहर रखा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा संदेश था। अभूतपूर्व। इससे भारत ने दुनिया को और खासकर चीन को बताया कि वो अब चीन को तटस्थ नहीं मानता, उसे पाकिस्तान का सक्रिय समर्थक मानता है।
इंटेलिजेंस और हथियार देने वाला। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन के लिए भी सीधा संदेश था। सीधा और साफ। और एक और बात जो यहाँ उठती है वो ये कि इस ऑपरेशन की कामयाबी ने कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था उसकी क्षमताओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। ओहो, तो चीन की मिलिट्री इंडस्ट्री की साख पर भी असर पड़ा। हाँ, कह सकते हैं। थोड़ा धक्का तो लगा। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजिक मूव था। इसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदला, चीन को थोड़ा डिफेंसिव मोड में डाला और सबसे जरूरी भारत का आत्मविश्वास बढ़ाया। और यहीं से बात दिलचस्प होती है। बिल्कुल, यही आत्मविश्वास जो अमेरिकी दबाव झेलने और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करने से आया, इसी ने तियानजिन वार्ता की जमीन तैयार की। भारत अब रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो एक्ट कर रहा था अपनी शर्तों पर। फिर से वही बात, रणनीतिक स्वायत्ता। जी। तो अब आते हैं तियानजिन बैठक पर। गलवान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो माहौल था, उसे देखते हुए तो ये माहौल काफी सकारात्मक था, है ना? हाँ, इतना मनी मतलब आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया, प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताया। लगभग 1 घंटे चली बैठक। और दोनों नेताओं ने वो पुरानी बातें दोहराई, विकास भागीदार है, प्रतिद्वंद भी नहीं, मतभेदों को विवाद न बनने दें। हाँ, वो भाषा लौटी जो गलवान से पहले इस्तेमाल होती थी। ये शायद एक संकेत था कि दोनों पक्ष तैयार हैं कि जो मुश्किल मुद्दा है, जैसे सीमा विवाद, उसको फिलहाल थोड़ा साइड में रखकर दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ा जाए। राष्ट्रपति शी ने रिश्ते सुधारने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। 4 सुझाव। जी, दिए थे। रणनीतिक संवाद, सहयोग, आपसी लाभ पर फोकस, इसी तरीके की बातें थीं। लेकिन क्या ये सिर्फ बातों तक ही सीमित रहा या कुछ ठोस नतीजे भी निकले? नहीं, ठोस नतीजे भी निकले और उन्होंने विश्वास बहाली में मदद की। जैसे कि क्या थे वो नतीजे? सबसे पहला और अहम, सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति। ये तय हुआ कि शांति और स्थिरता जरूरी है और इसके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए बातचीत जारी रहेगी। मतलब तनाव कम करना और अगर हल न भी निकले तो उसे मैनेज करना। बिल्कुल, एक व्यवहारिक कदम। और कनेक्टिविटी पर? वो एक बड़ा फैसला था। 5 साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। अच्छा, और कैलाश मानसरोवर यात्रा? हाँ, वो भी, उसे भी फिर से खोलने पर सहमति बनी। ये दोनों चीजें, उड़ानें और यात्रा, ये तो बहुत बड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए। बिल्कुल, ये सामान्य स्थिति की तरफ लौटने का संकेत तो थे ही, साथ ही भारत में आम लोगों की भावनाओं का भी सम्मान था इसमें। व्यापार पर क्या बात हुई? वो तो भारत के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है चीन के साथ। उस पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने माना कि ग्लोबल ट्रेड को स्थिर रखने में उनकी साझा भूमिका है और भारत का जो बढ़ता व्यापार घाटा है चीन के साथ, उसे कम करने के तरीकों पर भी बात हुई। तो ये एक तरफ पश्चिमी संरक्षणवाद के खिलाफ साझा जमीन और दूसरी तरफ भारत की चिंता का समाधान। हाँ, कम से कम बातचीत का रास्ता तो खुला उस दिशा में। और मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय मंचों पर? हाँ, पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। ये ब्रिक्स और एससीओ जैसे जो गैर पश्चिमी मंच हैं, उनको मजबूत करने की कोशिशों को बल देता है और इन ग्रुप्स में भारत की भूमिका भी मजबूत होती है। तियानजिन बैठक के आसपास एक और बात हो रही थी। रूस और चीन दोनों ही वो जो पुराना RIC यानी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय समूह था, उसे फिर से सक्रिय करने पर जोर दे रहे थे। हाँ, ये कोशिशें चल रही थी। रूसी और चीनी अधिकारियों के बयान आ रहे थे कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। और ये बात ध्यान देने वाली है कि ये कोशिशें मोदी शी की बैठक के बाद और तेज हुई। यहाँ अलग अलग देशों का नजरिया समझना जरूरी है। रूस और चीन के लिए RIC क्या है? वो इसे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा मानते हैं जो अमेरिका वाले गठबंधनों को चुनौती दे। लेकिन भारत के लिए? भारत के लिए ये समीकरण थोड़ा ज्यादा जटिल है, पेचीदा है। वो कैसे? देखिए, RIC में शामिल होने से भारत को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उसकी आवाज सुनी जाती है। वो रूस और चीन को अकेले ही यूरेशिया का एजेंडा सेट करने से रोक सकता है। अच्छा। और ये पश्चिम के खिलाफ एक लिवरेज भी देता है, मतलब ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास और भी विकल्प हैं, हमें हल्के में मत लो। ये सबक तो अमेरिकी टैरिफ वाले मामले से मिला ही था। लेकिन इसके खतरे भी तो होंगे। हाँ, खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा ये कि कहीं भारत अनजाने में चीन के बढ़ते दबदबे को लेजिटिमेसी ना दे दे या फिर एक ऐसे गुट में जूनियर पार्टनर ना बन जाए जो मुख्य रूप से एंटी अमेरिका माना जाता है। इसीलिए RIC में भारत की भागीदारी उसकी बहु संरेखण या मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति का एक सटीक उदाहरण है। बहु संरेखण मतलब ये कि किसी एक खेमे को न चुनना, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए
सभी प्रमुख शक्तियों के साथ एक संतुलन बनाकर जुड़ना। ये तो काफी मुश्किल संतुलन साधने जैसा है। हाँ बिल्कुल, इसमें जोखिम भी है और अगर सही चला तो बड़े फायदे भी हो सकते हैं। ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया को सिर्फ दो खेमों में बटा हुआ नहीं देख रहा। तो कुल मिलाकर इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये जो तियानजिन शिखर सम्मेलन हुआ, मतलब ये कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक पूरी चेन का हिस्सा थी। अमेरिकी दबाव से शुरू हुई, गलवान के तनाव से गुजरी, ऑपरेशन सिंदूर से मिले आत्मविश्वास से संभव हुई और आखिरकार ये भारत की एक ज्यादा परिपक्व स्वतंत्र विदेश नीति का नतीजा थी। हाँ, भारत ने ये दिखाया कि वो एक ही वक्त में सीमा पर चीन का सामना भी कर सकता है, अमेरिकी आर्थिक दबाव भी झेल सकता है और फिर अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इन्हीं देशों के साथ प्रैक्टिकल तरीके से बात भी कर सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि भारत अब ग्लोबल पावर डायनामिक्स का सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अब एक सक्रिय और कुशल खिलाड़ी बन गया है जो इन समीकरणों को प्रभावित कर रहा है, अपनी रणनीतिक स्वायत्ता के रास्ते पर चलते हुए। हाँ, ये संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग का एक जटिल वैश्विक नृत्य है। भारत इसी में शामिल होकर 21वीं सदी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी जगह बना रहा है। ये दिखाता है कि वो सभी बड़ी शक्तियों के साथ अपने रिश्तों को कितनी कुशलता से मैनेज कर रहा है। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। तियानजिन के बाद भारत अपनी इस नई रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखते हुए चीन के साथ आर्थिक रिश्तों और अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा, खासकर तब जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ता ही जा रहा है। अगली बार तक सोचते रहिए।